नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं मशीनी युग के बारे में और ये मशीनी युग कैसे हमारे कृषि की तस्वीर को बदल रहा है और हमारे किसानों की इससे कैसे सहायता हो पा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्म मैकेनाइजेशन क्या है, फार्म मैकेनाइजेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हमारे देश के अंदर फार्म पावर अवेलेबिलिटी कितनी है और उसमें जो आपका डिफरेंशिएशन है कि किस प्रकार से कितने क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप में फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ा है, कौन से राज्यों के अंदर फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ा है, कहाँ पर आज बहुत अधिक ज़रूरत है इस मैकेनाइजेशन को बढ़ाने की, इससे कैसे हमारे किसानों की सहायता हो सकती है, सरकार के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स रन किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपके मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हमारे देश का आपके विदेशों के साथ, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ क्या कंपैरिजन है, आने वाले समय के लिए कौन सी चुनौतियां हैं और कौन से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम लोग लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश की कृषि की तस्वीर को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि एक ऊंट को लेकर या एक बैल को लेकर आप खेत को जोतने निकल जाइए, या जैसे हमारे दादा परदादा आपने सुना होगा, या एटलीस्ट गांव में अगर आप लोग रहते हो, आज से 10-20 साल पहले भी हमारे खेतों के अंदर ऊंटों को और बैलों को प्रयोग में लाया जाता था। आज भी राजस्थान के अंदर और बहुत सारे मध्य प्रदेश, यूपी का काफ़ी रीजन है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी जगहों पर बैल को उपयोग में लाया जाता है या ऊंटों का उपयोग जो है वो आपका राजस्थान में किया जाता है। तो क्या किया जाता था कि बैलों से यानी कि इन एनिमल पावर के माध्यम से खेतों की जुताई होती थी, बिजाई होती थी, पूरे कृषि कार्य इन्हीं के सहारे पर टिके हुए थे। लेकिन इनमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि समय बहुत ज़्यादा लगता था, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र की ना तो बिजाई कर पाते थे और ना ही वहाँ से उतना अच्छा उत्पादन निकाल पाते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि उस समय गुणवत्ता थी, उतने पेस्टिसाइड्स नहीं थे, उतने केमिकल नहीं थे, हम लोग नेचुरली ग्रो कर रहे थे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे खेत की उत्पादकता बहुत कम थी। तो आपको पता है 1947 के बाद जब आज़ाद होता है तो हमारे देश के पास उतना फूड अवेलेबल नहीं था, हमें अमेरिका जैसे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। तो हमारे देश के अंदर हरित क्रांति के साथ साथ ये मैकेनाइजेशन भी आया, जिसकी बदौलत हमारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी, समय पर हम लोगों ने कृषि कार्यों को कंप्लीट करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ हमारे लाभ प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होने लगी। तो उसी के बारे में कंप्लीटली आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फार्म मैकेनाइजेशन क्या है और इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, मैकेनाइजेशन का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स मशीनरी एंड मैकेनिकल पावर टू एग्रीकल्चर ऑपरेशन, यानी कि सीधी सी बात है कि हमारे कृषि कार्यों में हम मशीनों को उपयोग कर या जो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको उपयोग कर हमारी उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारे जो फार्म ऑपरेशंस होते हैं, कृषि कार्य होते हैं, उनको समय पर कैसे पूरा कर सकते हैं, किसानों की लाभ प्रतिशतता को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो ह्यूमन शोषण होता है, मानव शोषण होता है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सीधा सीधा है कि मैकेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट आपका की ड्राइवर है हमारी सस्टेनेबल और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, जिससे हमारे किसानों को ज्यादा उत्पादन मिलता है और कम रिसोर्सेज के साथ भी हम लोग एक इफेक्टिव प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे मैंने कहा कि यहां पर संसाधनों का कम से कम आपका जो है लॉस करना है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। जैसे आप पारंपरिक जो सिंचाई का तरीका है, हम लोग सीधा फ्लड इरिगेशन के माध्यम से पूरे खेत में सिंचाई करते हैं, तो कितना अधिक पानी की जरूरत होती है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो ये किसके नमूने हैं? ये मशीनीकरण के तो नमूने हैं। इनके माध्यम से आज हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम पानी के साथ बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। पहले बैलों के माध्यम से आपकी बिजाई, जुताई, सारे कृषि कार्य होते थे, लेकिन आज हम ट्रैक्टर के माध्यम से आपकी बिजाई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, हमारे खेत के अंदर जो हार्वेस्टिंग करते हैं यानी कि फसल की जो कटाई की जाती है, ये सारे कृषि कार्य कहीं ना कहीं मशीन के ऊपर निर्भर हो चुके हैं।
तो वही अब उससे फायदा क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इनमें मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पहला आपका निकल कर आता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, यानी कि उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन भी आपका बढ़ेगा। समय पर आपके कृषि कार्यों को पूरा किया जाए, लागत को कम किया जाए। अब लागत को कम करने की बात आती है तो इसका मतलब होता है, देखो अब अगर मशीन को खरीदने की बात करें और एक आदमी को अगर हम खेत में लेकर आने की बात करें तो दोनों में वहां पर कंपैरिजन नहीं आएगा। जब ओवरऑल हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, ओवरऑल आपका लाभ प्रतिशत देखा जाता है तो उसके मुकाबले कितना बेनिफिट निकल कर आता है। क्योंकि अब देखो 1 एकड़ वाला किसान अगर 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेकर आएगा तो शायद वो उसके लिए उतना एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन जिस किसान के पास 15 एकड़ है, 10 एकड़ है, अगर वो आपका 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेकर आएगा तो उसके लिए वो लाभ प्रतिशतता ज्यादा होगी, क्योंकि 10 एकड़ में वो लेबर को हायर करेगा तो लेबर कितने ज्यादा होंगे और उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो कितने समय में किया जाएगा और उसके बदले में हमारा ट्रैक्टर कितने समय में काम करेगा। तो इन सब चीजों को अगर हम कंपेयर देखें तो वहां पर मशीन से हमारी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इंप्रूव द यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, तो मैंने अभी जैसे आपको कहा कि जो हमारे संसाधन हैं उनकी दक्षता को बढ़ाना, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, कम संसाधन के साथ भी ज्यादा उत्पादन करना। इंक्रीज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब जैसे आज आप लोगों को मैंने पहले बताया कि पहले क्या होता था, बैलों के साथ या हमारे ऊँटों के साथ जो आपकी बिजाई की जाती थी या कटाई की जाती थी या हमारी खेती की जाती थी तो उसमें हम बहुत ज़्यादा क्षेत्र के अंदर कृषि नहीं कर पाते थे। जैसे ही मशीन्स आई तो हमने क्या किया, ट्रैक्टरों के माध्यम से बहुत बड़े एरिया को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, अब 5 से 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम बिजाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हमारे पास समय बच जाता है और हम लोग एक साल में 3 फसलें या 4 फसलें भी ले सकते हैं। लेकिन पहले आपकी फसल की कटाई से पहले खेत को तैयार करना और उसके बाद जो फसल की कटाई होती थी या उसके बाद उसको मार्केट में लेकर जाना, प्रोसेसिंग होती थी, उनमें काफी लंबा टाइम लग जाता था। इसीलिए साल के अंदर मुश्किल से ही 2 फसलों को उत्पादित कर पा रहे थे। यानी कि यहां पर आपकी इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी ह्यूमन डर्जरी यानी कि जो मानव शोषण है उनको कम किया जा सकता है। पहले बहुत सारे कृषि कार्यों के लिए मानव को अपने एफर्ट लगाने पड़ते थे, लेकिन अब वो लगाने नहीं पड़ रहे हैं तो उनका शोषण जो है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो चुका है। मशीनों की सहायता से काम आसान हुए जा रहे हैं, हमें उतना जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। आप लोग अभी कभी अपने दादा परदादा से पूछ कर देखिएगा, अपने पापा से भी पूछ के देखिएगा कितनी मेहनत उन लोगों ने खेतों में की हुई है, लेकिन शायद वो मेहनत वाले कार्य आज काफी हद तक कम हो चुके हैं। अब बारी आती है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि हमारे जो खेत के अंदर उत्पाद हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि प्रोसेसिंग जब हम करते हैं ना, पहले क्या होता था, प्रोसेसिंग जो है यानी कि सीधी हम लोग जो मशीन या आपका खेतों के अंदर जो आपकी फसलों की कटाई करने के बाद दानों को आपका अलग करते थे तो उसमें बहुत सारा कचरा भी बच जाता था, उनको अलग करना काफी मुश्किल हुआ करता था, या जो ग्रेडिंग आपकी फसलों की नहीं उतनी अच्छी कर पा रहे थे। लेकिन आज हम ग्रेडिंग मशीन्स रखते हैं तो उन ग्रेडिंग मशीन्स के माध्यम से हमारे काफी जो कार्य हैं वो आसान हो चुके हैं। और आपकी एनहेंस द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी कि आज हमारी खाद्य सुरक्षा और जो पोषण सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने में भी काफी महत्वपूर्ण रोल ये प्ले कर पा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारे एक टाइमलाइन के बारे में कि हिस्ट्री से कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं। तो देखो 1950 के दशक से पहले की बात करें तो ज्यादातर हम लोग जो है मानव और आपकी एनिमल यानी कि पशु पावर के ऊपर ही निर्भर थे। सारे कृषि कार्यों के लिए इन्हीं को उपयोग में लाया जाता था। 1950 के बाद 1970 के दशक तक हमारे पास स्टेशनरी इंजन यानी कि ऐसे इंजन जो कि ज्यादातर आपके खेत में सिंचाई के लिए या प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, इनके ऊपर निर्भर थे। लेकिन बाद में 1970 के दशक में जब आपका हरित क्रांति का एक प्रकार से युग आया, उस समय हमारे खेतों में ट्रैक्टर को भी उपयोग किया जाने लगा, यानी कि ट्रैक्टर से हमारे खेतों की जुताई होने लगी, बहुत सारे कृषि कार्यों को आसान हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया और कई ये कह सकते हो कि हम लोग अब ज्यादा क्षेत्रफल को आपका कल्टीवेट कर पा रहे थे, खेत की जुताई कर पा रहे थे, कृषि का उत्पादन बढ़ा और प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ी।
उस 1990 के दशक के बाद 2010 के दशक तक हमारे खेतों के अंदर हार्वेस्टर यानी कि फसलों की जो कटाई हो रही थी, या हमारे फसलों के अंदर जो आपका थ्रेसर का उपयोग था या कंबाइन मशीन का उपयोग था, वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। और उसके बाद हमारा आज का समय आ चुका है जिसको हम लोग स्मार्ट फार्मिंग, प्रिसिजन फार्मिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, एआई, पता नहीं क्या क्या आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आज आ चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे भारतीय किसान इनमें से बहुत सारी चीज़ों को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि घर में बैठकर मोबाइल से वो अपना ट्यूबवेल को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्यूबवेल को बंद कर रहे हैं, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का कमाल है भाई, है ना। तो मशीनीकरण का ही तो कमाल है कहीं ना कहीं। दूसरा, आपने सुना होगा कि भाई आजकल रोबोट्स के माध्यम से खेतों के अंदर स्प्रे किया जा रहा है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एप्लीकेशंस की जा रही है, यानी कि जहां हमें पहले घंटों बिताने पड़ते थे और खेत के बीच में से निकलना पड़ता था, बड़ा मुश्किल कार्य हुआ करता था, वो आज मिनटों में कवर हो पा रहा है, और वो भी एक इंप्रूव्ड एफिशिएंसी के साथ, बेहतर दक्षता के साथ। यानी कि हमारे मशीनीकरण ने काफी हद तक हमारे काम को आसान किया है। कहां हम लोग मानव और पशु पावर से शुरू हुए थे, उसके बाद ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, प्रिसिजन फार्मिंग, और आज हम लोग एआई, रोबोटिक्स जो आपकी टेक्निक्स हैं उन तक पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं फार्म पावर अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो, फार्म पावर अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी प्रति यूनिट एरिया में या प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर में कितनी पावर की उपलब्धता है, कितनी जो है अवेलेबिलिटी है, तो उसको एक्चुअल में किलोवाट पर हेक्टेयर से मापा जाता है। 1951 के दशक में, 1951 के समय हमारे फार्म पावर अवेलेबिलिटी जो है देश में 0.25 किलोवाट पर हेक्टेयर थी, जो कि 2001 में बढ़कर 1.71 किलोवाट पर हेक्टेयर हुई, और उसके बाद 2014 में 2.02 आपका किलोवाट पर हेक्टेयर, और 2020-21 में ये बढ़कर 2.76 किलोवाट पर हेक्टेयर हो चुकी है। लेकिन अब टारगेट है सरकार का कि इसको 4 किलोवाट पर हेक्टेयर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि 4 किलोवाट जो आपकी पर हेक्टेयर की ये कहना कि किलोवाट जो पर हेक्टेयर आपकी फार्म पावर अवेलेबिलिटी होती है, इसको आपका सस्टेनेबल इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल माना जाता है। आईसीआर की रिकमेंडेशन कह सकते हो, या फिर एक प्रकार से ये कह सकते हो कि ये जरूरी है हमारे कृषि की ग्रोथ के लिए। और ये भी माना जाता है कि कोरिलेशन जो आपका प्रोडक्टिविटी और फार्म पावर अवेलेबिलिटी के बीच में वो 0.985 का है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर फार्म पावर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो उसके साथ हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लाभ प्रतिशत बढ़ेगा, यही बताया जा रहा है। तो अब आपका यहां पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से 2030 तक का टारगेट जो है वो सरकार ने रखा है कि इसको 4 किलोवाट पर हेक्टेयर तक पहुंचाना है, जो आज के समय हमारा लगभग 2.76 किलोवाट पर हेक्टेयर तक पहुंच चुका है ना। तो अब टारगेट देखो, सरकार 2030, 2022, 2047 तक रखती है, तो उन टारगेट्स को कब पूरा कर पाते हैं वो बात की बात है। लेकिन यहां पर एक टाइमलाइन आपके साथ जरूर साझा करना चाहता हूं कि सरकार ने 2025 तक एक रोड मैप क्या रखा है और 2047 तक का रोड मैप सरकार का क्या है। तो देखो, मैकेनाइजेशन लेवल को 47% तक लेकर जाना है, और आपका मतलब 47% आपका हो चुका है, और उसके बाद 2047 तक इसका टारगेट है कि आपका 75% से भी ऊपर करना है। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी जो आपकी है वो तो कहीं ना कहीं हम लोग देख ही पा रहे हैं कि किस प्रकार से लगभग आपकी 2.76 किलोवाट पर हेक्टेयर है। लेकिन उसके साथ जो मैकेनाइजेशन, ओवरऑल मैकेनाइजेशन परसेंटेज कितना है, मतलब सीधी सी बात है कि कृषि कार्यों में हम लोग कितना मशीन को उपयोग कर पा रहे हैं, तो 47% है, इसको आपका बढ़ाना है लगभग 75%। और फार्म पावर अवेलेबिलिटी जो आज के समय जैसे आपने देखा कि 2.54 से लेके 3.12 किलोवाट पर हेक्टेयर के बीच में, और याद रखना एग्जैक्टली 2.76 किलोवाट पर हेक्टेयर 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, और इसको सरकार चाहती है कि 2047 तक हम लोग 7.56 किलोवाट पर हेक्टेयर तक लेकर जाएं। और स्मॉल होल्डर मशीनरी का एक्सेस, यानी कि जो हमारे छोटे और मंझले किसान हैं उनका जो मशीन का एक्सेस है वो लेस देन 30% है, यानी कि उन लोगों तक मशीन की पहुंच बहुत कम है। उसको कितना करना है, उसको 90% तक करना है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, पता नहीं अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉसेस आज 15 से 20% है हमारी खेती के अंदर, फसलों का जो आपका एक प्रकार से नुकसान हो जाता है, तो वो 15 से 20% का हो रहा है। तो उस नुकसान को आपका 5% से भी कम करने का टारगेट सरकार ने रखा है। और वुमेन पार्टिसिपेशन आज लेस देन 10% है, तो उसको लगभग 60% से ऊपर का टारगेट सरकार ने रख दिया है। तो यहां पर ये कह सकते हो ये टाइमलाइन सरकार के द्वारा रखी गई है। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें
तो हमारे जो आपका मैकेनिकल पावर है उसमें डोमिनेंट कौन सा सेक्टर है? तो देखो मैकेनिकल पावर जिसमें ट्रैक्टर, इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो वो 89.5% यूज की जा रही है। एनिमल पावर लगभग 3% जिसमें बुलॉक्स, बफेलोज या कैमल्स हैं। इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल पावर की बात की जाए तो इसमें आपका 2.5% लगभग विंड, सोलर या फिर आपका बायोगैस के उपयोग में। ह्यूमन पावर की बात करें तो लेबर के रूप में 5% ये कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। यानी कि मैकेनिकल पावर आज भी हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं कृषि सेक्टर को काफी हद तक आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय के अंदर देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज हमारे देश के अंदर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो कितने लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, तो देखो 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार ये पॉपुलेशन 46.5% थी, जो 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार यानी कि आज की स्थिति जो हम बात करते हैं तो 45.8% हो चुके हैं। यानी कि लगातार हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अगर देखा जाए तो उसमें आज भी लगभग 45% की जो पॉपुलेशन है वो कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो डेफिनेटली जरूरी है कि इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग इनके एक प्रकार से लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए क्या हम लोग आने वाले समय में कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ओवरऑल फार्म मैकेनाइजेशन लेवल हमारे इंडिया का कितना है। तो देखो ओवरऑल आपका जो है 45 to 47% है। उसमें अगर हम सीड बेड प्रिपरेशन की बात करें, यानी कि जो बिजाई के लिए आपका सीड बेड तैयार किया जाता है, उसमें 70% आपका क्या है, मैकेनाइजेशन का यूज होता है। सोइंग और प्लांटिंग के लिए आपका 40% यूज होता है। वीडिंग और इंटरकल्चर के लिए आपका 33% उपयोग होता है। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए 34% उपयोग होता है। और ये डेटा है आपका आईसीआर एस्टिमेट 2020-21, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पीआईबी का रिप्लाई जो पार्लियामेंट के अंदर साझा हुआ था उसको पीआईबी के द्वारा 2025 में पब्लिश किया गया था। तो उन आंकड़ों के अनुसार ये आप लोग आपके ऑफिशियल फिगर्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि हमारा मैकेनाइजेशन परसेंटेज अलग अलग ऑपरेशंस में कितना है। इसके बाद आपके अलग अलग जो मैकेनाइजेशन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे टीलेज मशीनरीज के अंदर हम प्लो, हैरो, कल्टीवेटर, टीलर इनको यूज करते हैं। मतलब कौन कौन सी मशीनें हैं जो आज हम अलग अलग सेगमेंट्स में यूज करते हैं। तो प्लांटिंग मशीनरीज में हम लोग यहाँ पर सीड ड्रिल, प्लांटर, स्प्रेडर्स को यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग मशीनरीज में हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर, फॉरेज हार्वेस्टर या फिर अलग अलग प्रकार के जो हार्वेस्टर्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। हेइंग या आपकी जो फॉरेज मशीनरीज होती है उसमें मोवर्स या फिर बेलर्स को यूज कर सकते हैं। इरिगेशन मशीनरीज के अंदर स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन के जो इक्विपमेंट आपके होते हैं उनको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। अब बात करें इसके अंदर, तो आज हमारे देश के अंदर जो स्मार्ट फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 5.0 को देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हम लोग जो हमारी प्रिसिजन एग्रीकल्चर को उपयोग करेंगे तो क्या फायदा हो सकता है। तो माना जा रहा है कि एआई या फिर जो आपकी आईटी है या जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स हैं उनका अगर उपयोग करते हैं तो लगभग 30 से 40% आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उपज को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। ड्रोन्स की बात करें तो करंट ड्रोन इंस्टीट्यूट जो आपका स्प्रेइंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए यूज करता है तो वो 15 से 20% आपके बीज की और फर्टिलाइजर की बचत कर रहा है और उपज को लगभग 13 से 23% बढ़ा रहा है। रोबोटिक्स की बात करेंगे तो इनोवेशन सच एज रोबोटिक स्प्रेयर, नाइट्रोजन प्रेस्क्रिप्शन डिवाइसेस एंड रोबोटिक हार्वेस्टर्स आर करंटली बीइंग टेस्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ आईआरआई एंड सीआईए। देखो अब यहां पर क्या है कि आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड आईआरआई जो है अभी रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रही है कि अगर हम रोबोटिक को यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर तो उससे कैसे हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये कह सकते हो कि अभी ये आपका पाइपलाइन में है, आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट होता है देखते हैं। और ग्रीन मैकेनाइजेशन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द सोलर पावर पंप, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एंड बायोफ्यूल टू रीच द नेट जीरो बाय 2070, यानी कि 2070 तक यहां पर टारगेट है कि भाई जो आपका ट्रैक्टर्स या मशीनों से जो इमिशन होता है उसको कम किया जाए। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के ऊपर आपका शिफ्ट हो सकते हैं, सोलर पावर पंप्स का उपयोग कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स को यूज कर सकते हैं, जिससे आपका इमिशन जो है वो आपका जीरो किया जाना मुख्य टारगेट है। यानी कि अगर हम कृषि कार्यों को करते हुए मशीन का उपयोग भी करते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का कार्बन इमिशन नहीं होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यह भी टारगेट आपका रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जीएसटी कितना लगाया जा रहा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर, तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट जैसे कि हैंड टूल या एनिमल ड्रिवल टूल्स हैं तो उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। मशीन जो आपकी सॉइल प्रिपरेशन या हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग की जाती है उनके ऊपर 12% है। मशीन जो क्लीनिंग या शॉर्टिंग्स के लिए यूज की जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए तो वो आपका 18% उनके ऊपर टैक्स से लगाया जाता है। अब बारी आती है कि भाई नेशनल एवरेज जो ओवरऑल मैकेनाइजेशन है हमारे राज्यों में और हमारी फसलों में कितना है तो उसको एक बार देखते हैं। तो देखो सबसे अधिक मैकेनाइजेशन आपकी गेहूं की फसल में है,
आपका 65 to 70%, दूसरा राइस में 50 से 60%, और सबसे लीस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है लेस देन 25% मैकेनाइजेशन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और वहीं अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में है, लगभग मोर देन 70%। मॉडरेट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, और लोवेस्ट है जी ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यानी कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका मैप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर मैकेनाइजेशन राज्यों में अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां तक तो मैकेनाइजेशन पहुंचा ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो यहां पर फसलों में हम आज भी जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें मैकेनाइजेशन लेस देन 25% है। जहां गेहूं में ये आपका 70% के आसपास पहुंच चुका है, राइस में आपका 60% के आसपास पहुंच चुका है, वहां आज भी आपका 25% है। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके ऊपर काम किया जाना अभी भी बाकी है। यानी कि हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यही वही सेम आपका क्रॉप्स का एक चार्ट है। और उसके बाद ये आपके जो मैकेनाइजेशन है, जैसे पंजाब के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में मैकेनाइजेशन आपका कितना है 6 किलोवाट पर हेक्टेयर, हरियाणा में कितना है 5.5 किलोवाट पर हेक्टेयर। ये आपके दो मेजर स्टेट हैं, सबसे ज्यादा पंजाब में, सेकंड आपका हरियाणा के अंदर, उसके बाद वेस्टर्न यूपी के अंदर। मैकेनाइजेशन इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू फार्म साइज, इरिगेशन अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि मैकेनाइजेशन जो है वो सीधा सीधा आपका जुड़ा हुआ है कि किसान के पास जोत का आकार कितना है, यानी कि जमीन कितनी है, इरिगेशन की अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी कि सिंचाई की कितनी सुविधा उपलब्ध है, और आपका किसान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, उस स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, फार्मर का माइंडसेट क्या है, इनके साथ भी जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा है। तो यहां पर देख सकते हो कि किस प्रकार से मैकेनाइजेशन आपका अलग अलग राज्यों में कितना है। अब ये आपका वही सेम चार्ट है, और 2001 से लेके 2013-14 तक कितना डेवलपमेंट हुआ। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फार्म मैकेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपके टेक्निकल फैक्टर, यानी कि अगर मशीनरी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास मशीन उपलब्ध होगी तो हम लोग मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, मशीन उपलब्ध ही नहीं है तो कैसे करेंगे। दूसरा, मशीन को अगर हम खरीदने जाते हैं तो उसके आधार पर यह भी देखते हैं कि उस मशीन के जो रिपेयरिंग या मेंटेनेंस आपके क्षेत्र में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली वाला कोई पर्सन, कार अगर है तो डेफिनेटली हो सकता है कि पहली बात है हम लोग कार भी नहीं लेते हैं, अगर उसकी मेंटेनेंस हमें मुंबई से करवानी पड़ जाए, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरबों खरबों करोड़ों रुपए है, अडानी अडानी है, तो शायद वो कर लेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि हम कोई ट्रैक्टर या मशीन ले रहे हैं और हमारे आसपास के क्षेत्र में उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस नहीं हो सकती तो उसको अवॉइड किया जाएगा। तो भाई उसकी आपकी फैसिलिटीज उपलब्ध है कि नहीं है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है कि नहीं है। क्योंकि देखो, इरिगेशन के बिहाफ पर क्या होता है ना, सिंचाई होगी तो उसके ऊपर डिपेंडेंट काफी हद तक हमारी फसलें होती है। अब जैसे राजस्थान की बात करते हैं, या गुजरात के कुछ क्षेत्र की बात करते हैं, या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर बारिश के आधार पर ही खेती हो जाती है, तो वो मशीन का लेकर करेंगे क्या। उनके यहां पर तो बारिश तो हो, कम से कम पहले सिंचाई तो उपलब्ध हो पाए, अगर वो होगी तभी तो ले पाएंगे। तो इरिगेशन के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंडेंट होता है। और नेक्स्ट आपका है रिलायबल पावर सप्लाई, तो ये उपलब्ध हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं कि नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या रहेगा कि किसान के पास जमीन कितनी है, उसके पास जोत का आकार कितना है, फार्म साइज कितना है उसका। तो आज आप लोग जानते हैं हमारे देश के अंदर किसानों के पास 1.08 आपका हेक्टेयर एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है। और लैंड होल्डिंग साइज के आधार पर आप लोग किसानों को मार्जिनल फार्मर जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर जमीन है, स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है, और आपका सेमी मीडियम फार्मर जिनके पास 2 to 4 हेक्टेयर लैंड है, और 4 to 10 हेक्टेयर लैंड जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनके पास जमीन है वो लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मशीनों का उपयोग आज भी हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी मशीनों का उपयोग। और ज्यादातर ऐसे किसान कितने परसेंट हैं, लगभग 86 से 87%। तो खुद सोच के देखो कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं है, क्योंकि भाई जमीन इतनी ज्यादा नहीं है, ट्रैक्टर में इतना बड़ा लेके करूंगा क्या, ऑब्वियस सी बात है उससे। क्योंकि आपको पता होगा हमारे जो संस्थान है आईसीआर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम आपके पास 10 एकड़ जमीन है तभी आप एक ट्रैक्टर को आप जो है परचेज करिए, अदरवाइज वो आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, लागत को बढ़ा भी सकता है। तो आप मशीनों का उपयोग इसके आधार भी करोगे। दूसरा है कॉस्ट ऑफ मशीनरी, भाई मशीन की लागत कितनी है। मशीन अगर 1 करोड़ की है तो किसान के लिए तो वैसे ही
है ना, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, उसके पास पैसा कितना उपलब्ध है, अगर वो लोन भी उपलब्ध हो पा रहा है तो कितना उपलब्ध हो पाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जैसे अभी आपका पैसा मिलता है तो वो कितना मिल पा रहा है। दूसरा, अगर उसको जमीन के आधार पर भी लोन मिलेगा तो कितना मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, कोई अगर उसको इक्विपमेंट भी लेना है तो उसको वहां पर अगर लोन लेना है तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको गिरवी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी इनपुट आउटपुट प्राइस रेशियो, यानी कि उसकी लागत कितनी है और उससे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हम उससे कितना निकाल पाएंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, लिटरेसी लेवल आपका कितना है, लोगों को जानकारी कितनी है, आपकी शिक्षित कितने हैं लोग, इसके आधार पर भी रहेगा। स्किल डेवलपमेंट, भाई उन मशीनों को चलाने के लिए दक्षता भी तो चाहिए ना, मेरे पास है कि नहीं है। मेरे पास ट्रैक्टर को चलाने की नॉलेज नहीं है ना, कोई मेरे पास ऐसा इंसान है, तो मैं उस ट्रैक्टर को लेके करूंगा क्या, घर में खड़ा करने के लिए तो फायदा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं घर में खड़ा कर दिया तो वो ट्रैक्टर जमीन खुद को अपने आप मतलब आपका कराएगा। अब ड्रोन वाला हो तो अलग बात है, लेकिन उस पर तो अभी तो पाइपलाइन में है। और सोशल एक्सेप्टेंस मतलब लोगों के बीच में उसको कितना ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे मान के चलो मैं अब एक किसान हूं और मैं ट्रैक्टर को लेकर आता हूं, मेरी खुद की जमीन 2 एकड़ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे खेत के अंदर जो आसपास के गांव हैं उनके जो खेत हैं उनको भी मैं जोत पाऊंगा, लेकिन लोगों ने अगर उसको नकार दिया, उस मशीन को उपयोग में नहीं लाया और उस मशीन से उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो डेफिनेटली किसान नकार देंगे। नेक्स्ट आपका है फार्मर्स एटीट्यूड, कि किसान का उसके प्रति रवैया क्या है। और फिर बारी आती है जी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, सरकार कितना सहयोग कर रही है, उसके सब्सिडीज कितनी मिल रही है। अभी आज के समय पर कस्टम हायरिंग सेंटर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब होता है ऐसे संस्थान जो कि एक प्रकार से कृषि के लिए उबर का काम करते हैं, जहां से हम लोग किराए के ऊपर कुछ समय के लिए मशीनों को, ट्रैक्टर को आपका किराए पर ले सकते हैं, कम कीमत पर किराए में मिल जाता है और फिर उनको वापस लौटा देते हैं अपने कृषि कार्य को कर। एक्सटेंशन सर्विस, यानी कि आपका एक्सटेंशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में या फिर हमारे जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें कितना इफेक्टिव तरीके से आपका नॉलेज को स्प्रेड किया जा रहा है, उन मशीनों की जानकारी कितनी बेहतर तरीके से दी जा रही है और उसके बारे में ट्रेनिंग और स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा रहा है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको कहा कि रन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इसके ऊपर यहां पर काम करना जरूरी है। दूसरा है कि आपका बेनिफिट क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। तो जो आपके वहां पर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे वही आपके कहीं ना कहीं इसमें है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ आपकी कल्टीवेशन कम होगी और बेटर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपके संसाधनों की दक्षता बढ़ेगी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सीधी सी बात है लाभ प्रतिशत बढ़ेगा। एग्रोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, टाइमली सोइंग और हार्वेस्टिंग, समय पर हम लोग बिजाई कर सकते हैं, समय पर ही कटाई कर सकते हैं, समय पर ही कढ़ाई कर सकते हैं। और इंप्रूव्ड क्रॉप स्टैंड, यानी कि आपकी फसल जो है वो एक सार आपके खेत में देखने को मिलती है, जिससे क्योंकि अब देखो पहले क्या था, आपका फील्ड में हम लोग प्रॉपर लेवलिंग नहीं कर सकते थे। आज हमारे पास लेजर लैंड लेवलर आ चुका है, तो हम लोग पूरे खेत को एक सार आपका जोत सकते हैं, उसके अंदर सीधी बिजाई के माध्यम से या ये कह सकते हो मशीनों के माध्यम से पूरी एक सार डेप्थ के ऊपर हम लोग बिजाई कर सकते हैं, जिससे आपके बीज एक समय पर एक साथ में अंकुरित होंगे और एक साथ में ही फसल कर आपकी पककर तैयार होगी। दूसरा, पानी आपका उपलब्ध होगा, तो पूरे खेत में हम लोग फ्लड इरिगेशन भी कर रहे हैं, तो पूरे खेत में एक सार पानी आपका फैलेगा, तो जिससे क्या होगा, आपका फसल का जो एक प्रकार से जमाव है वो बेहतर होगा, फसल ज्यादा उत्पादन आपको देगी। बेटर फील्ड ऑपरेशन, आपके सिंचाई या ये कह सकते हो फील्ड के जो कार्य हैं, खेत के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इससे बढ़ जाएगी और साथ में इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, जैसे आपकी पानी की जो उपयोग करने की दक्षता है वो भी यहां पर बढ़ेगी। सोशल बेनिफिट क्या होगा, लोगों का शोषण यहां पर कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि मशीनरीज, अब देखो मशीनरी आप खरीदने जाते हो तो वहां पर कितने सेल्स वाले लोग होते हैं, मशीनरी को बनाने वाले कितने लोग होते हैं, उसके बाद उसकी रिपेयर के ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग होते हैं, उसके बाद उस मशीनरी को जब आप लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि डीजल या फ्यूल की जरूरत होती है, उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट होते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा नहीं है कि मशीनीकरण आपके लोगों की जॉब को खा जाएगा, जैसे आपने पहले सुना होगा कि कंप्यूटर जो है वो लोगों की जॉब को खा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से हमारे कितने रोजगार उत्पन्न हुए। तो ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज जो है वो एकदम से रोजगार को खाती नहीं है, रोजगार बनाने का भी काम वहां पर होता है। और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि लोगों के जीवन का सुधार होगा। पहले जो सारा सारा दिन थक कर हार कर काम करते थे वो अब नहीं करना पड़ेगा। एंड माइग्रेशन, गांवों से शहर की तरफ प्लायन भी रुकेगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है तो ये प्लायन काफी हद तक रुक जाता है। ठीक है, अब बारी आती है जी हमारे यहां पर कि मेजर चैलेंजेस और कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो सबसे बड़ी मेजर चैलेंजेस यहां पर हैं कि हमारे पास स्मॉल होल्डर की डोमिनेंस है। मैंने अभी आपको कहा ना कि हमारे देश के अंदर एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1.08 हेक्टेयर है, और इसमें से भी आपका याद रखना उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे 0.73 हेक्टेयर बताया जा रहा है, तो सोच के देखो। और वहीं आप
आज प्रेजेंट टाइम में 86% इंडियन फार्मर्स क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास लैंड होल्डिंग साइज बहुत कम है। और वर्कफोर्स शिफ्ट की बात करेंगे तो ये क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में माना जा रहा है कि 2025 तक एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं वो गिरकर 25.7% रह जाएंगे। आज हमारे पास कितने हैं, लगभग 45% है, तो वो गिरकर कम हो जाएंगे। लेकिन विमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में वो बढ़कर आपका 65% हो जाएगा 2047 तक। ये प्रोजेक्शंस रिपोर्ट है। और साथ में फाइनेंशियल बैरियर, यानी कि आज भी हमारे किसानों तक, खासकर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर आज भी हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो केवल कितनी है, 8.2% है। यानी कि लोगों को पैसा ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वो मशीनीकरण कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, जब मेरे पास उस मशीन को खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं है तो मैं उस मशीन को उपयोग कैसे ला सकता हूं, है ना। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपका प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ जब कॉन्स्टेंट्स को देखते हैं तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ये भी एक समस्या है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है हमारे पास मान के चलो 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ तो यहां है, 1 एकड़ यहां से 1 किलोमीटर आगे है। तो देखो उससे क्या होता है ना कि एक साथ में जब लैंड आपका होता है, जैसे अब फॉरेन कंट्रीज में आपने सुना होगा कि 400 एकड़, 500 एकड़, 100 एकड़, so इनके बड़े बड़े आपके प्लॉट्स होते हैं और उन पे डायरेक्टली आपकी यहां पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर तो ट्रैक्टर्स का जो साइज है, आज हमारे देश में ऑन एन एवरेज अगर ट्रैक्टर के साइज की बात करूं तो वो 60 हॉर्स पावर ही मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। उससे बड़ा आपको पावर का ट्रैक्टर बहुत रेयर है कि देखने को मिल जाए। और इवन तो वो भी पंजाब और हरियाणा के अंदर शायद आपको देखने को मिले, बाकी क्षेत्रों में तो 50-60 हॉर्स पावर भी नहीं, 45 हॉर्स पावर आपको देखने को मिलता है ज्यादातर। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जुताई का खेत ही नहीं होता है ना। अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा है, उसमें हम इन ऑपरेशंस को कर सकते हैं। और तीसरा क्या है ना कि हम अगर बड़े फार्म हाउस हो फिर तो वहां पर मशीनों का उपयोग करते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो जैसे 400-500 हेक्टेयर में काम करना है तो फिर उतनी बड़ी मशीन की जरूरत होती है। तो इसलिए आज भी हम लोग चाइना या यूएसए, जर्मनी, इन कंट्री से बहुत पीछे हैं मैकेनाइजेशन के मामले में। और आपका नेक्स्ट है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी कि जो मशीन को खरीदने की लागत होती है वो काफी बड़ी होती है, काफी ज्यादा होती है। और लैक ऑफ कस्टम हायरिंग फैसिलिटी, यानी कि किराए पर जो मशीनें उपलब्ध हैं वो उनकी उपलब्धता बहुत कम है, बहुत कम जगहों पर है। पंजाब और हरियाणा के अंदर तो आज काफी हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में भी इसको बढ़ाने की जरूरत है। और यहां पर भी क्यों बढ़ाए गए, क्योंकि आप लोग को पता होगा स्टबल बर्निंग की समस्याएं आपको देखने को मिली थी। तो उन्हीं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो स्टबल बर्निंग मशीन, सॉरी आपकी स्टबल बर्निंग को, रेजिड्यूज को मैनेज करने के लिए जो मशीन थी उनको यहां पर उपलब्ध करवाया गया था। इसीलिए काफी हद तक ये फैसिलिटीज जो है वो आपकी कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा में बढ़ी है, या वेस्टर्न यूपी के अंदर भी बढ़ी है। इन एडिक्वेट क्रेडिट स्पॉट, यानी कि क्रेडिट की फैसिलिटीज नहीं है। अभी बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर अभी भी आपका 0 कितना परसेंट था, माफी चाहता हूं, 8.2% ही क्रेडिट की फैसिलिटी उपलब्ध हो पा रही है, ठीक है, लोगों को। फिर है लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑपरेशंस, यानी कि मशीनों को चलाने के लिए स्किल्स की जो आपकी जरूरत होती है वो नहीं है। पुअर आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि मशीनों को बेच तो देते हैं लेकिन उसके बाद उसकी कोई सर्विस उपलब्ध नहीं होती है। आप लोग देख रहे होंगे, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं आपके, ठीक है। और सीजनल यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरीज, अब मशीनरी का काम जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है, पूरे साल भर काम नहीं आती है, तो उनको खड़ा रखकर क्या करेंगे। मशीन तो वैसे भी आपका एक प्रकार से इनकी रिडक्शन होती रहती है समय के साथ, है ना, तो वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। लिमिटेड रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रिपेयरिंग के लिए प्रॉपर संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रॉपर आपकी जो है जगह नहीं है। नेक्स्ट आपका है लो अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स, लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जागरूकता नहीं है इनके बारे में कि कैसे हम उनको उपयोग करें, कैसे उनका फायदा लें। ये आपके मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से आज भी मैकेनाइजेशन हमारे देश के अंदर लैग कर रहा है। लेकिन सरकार इसके सहयोग के लिए एक तो SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो कि 2014-15 से इस पर्टिकुलर स्कीम को रन किया जा रहा है, मैकेनाइजेशन को यानी कि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और इसके तहत आपकी मशीनरीज को खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से सपोर्ट उपलब्ध करवाई जा रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या है, ऐसी जगह है जहां पर मशीनें आपकी रेंटल बेसिस पर, जैसे ओला उबर में आप लोग टैक्सी एक कुछ समय के लिए हायर कर सकते हो, उसी प्रकार से यहां पर मशीन आपको उपलब्ध हो जाती है और आपकी इसी वजह से छोटे और मझले किसान इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं उस किराए को पे कर कर। उसके बाद में आपके जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि बुडनी मध्य प्रदेश में, हिसार हरियाणा में, गाइडलाइन आपके आंध्र प्रदेश में, विश्वनाथ चरेली जो आपका आसाम के अंदर, तो यहां पर क्या है कि ट्रेनिंग संस्थान है आपके कौशल विकास को डेवलप करने के लिए। यहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो ट्रैक्टर को चलाने की, मशीनरीज को उपयोग करने की, जिससे आप आने वाले समय में उन मशीनों को उपयोग कर सकते हो। लेकिन इनको आज भी इंप्रूव करने की जरूरत है, इनको और ज्यादा जो है आपका बढ़ाने की जरूरत है, रीजनल स्टेशन इनके ओपन करने की जरूरत है। और नमो ड्रोन दीदी आपने योजना का
नाम सुना होगा, इसके माध्यम से मेनली जो ड्रोन है उनको प्रमोट किया जा रहा है स्प्रेइंग के लिए, है ना, या आपका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें मेनली है कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसके माध्यम से इसकी कोशिश की जा रही है, और महिलाओं को कैसे यहां पर टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जा सकता है, इसकी एक भरपूर कोशिश है। अब बारी आती है कि सबमिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसे मैंने आपको कहा कि 2014-15 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटे और मझले किसानों तक भी मशीनें पहुंच सकें, और खासकर जो ऐसे रीजन जहां पर लो फार्म पावर एबिलिटी है वहां पर भी मशीनों को उपलब्ध करवाया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरीज आपकी इसका एक्सेस किसानों तक बढ़े, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से मशीनों को रेंटल बेसिस पे उपलब्ध करवाया जाए, और बर्डन जो है यहां पर हाई मशीनरी कॉस्ट का स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर उसको कम किया जाए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। इसके बाद इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाता है, तो वित्तीय सहायता के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कोई मशीनरी अगर परचेज की जाती है आपके फार्मर्स के अकॉर्डिंग, बट ये डिपेंड ऑन कैटेगरी डिपेंड करता है, तो इसमें 40 से 50% सब्सिडी दी जा सकती है मशीनरी कॉस्ट की। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए लगभग अगर कोई मान के चलो कस्टम हायरिंग सेंटर को स्टार्ट करना चाहता है तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40% तक असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस वित्तीय सहायता यहां पर सरकार दे देती है। यानी कि आपका अगर 100 रुपया उसके लिए लग रहा है तो 40 पैसा सरकार देगी, और 40 रुपया सरकार देगी, 60 रुपये ही आपको लगाना होगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एलिजिबल है वो आपकी 250 लाख है, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा फार्म मशीनरी बैंक की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंस 80% तक दिया जा सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है, 30 लाख। और ये जो ज्यादातर फार्म मशीनरी बैंक है वो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर इसका ज्यादातर फोकस्ड है। तो असिस्टेंट फॉर फार्म मशीनरी बैंक इंक्रीज टू 95% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि 95% तक भी इसकी कॉस्ट वहां पर असिस्टेंट आपकी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत लगभग 95%, यानी कि लगभग किसान को 25 से 28 लाख रुपए सरकार देगी, उसको 2 से 4 लाख रुपए ही खर्च करने हैं फार्म मशीनरी बैंक के लिए। फार्म मशीनरी बैंक वही आपका कस्टम हायरिंग सेंटर का ही काम करेगा, लेकिन यहां पर मशीनें जो होंगी वो थोड़ी सी कम उसकी होंगी, ठीक है। अब बारी आती है जी गवर्नमेंट फंडिंग और क्या क्या कर रही है। तो सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत 2014 से लगभग बताया जा रहा है कि 8,110 करोड़ रुपए आपके रिलीज किए जा चुके हैं फरवरी 2025 तक, और लगभग 19.51 लाख मशीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, और 52,000 कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक को एस्टेब्लिश किया जा चुका है। कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करें तो कस्टम हायरिंग सेंटर एंड फार्म मशीनरी बैंक आर द प्राइमरी व्हीकल्स फॉर मेकिंग मशीनरी एक्सेसिबल टू स्मॉल फार्मर्स बाय द रेंटल मॉडल। नमो ड्रोन दीदी स्कीम एम टू प्रोवाइड 15,000 ड्रोन टू विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बिटवीन 2023 to 2026 फॉर रेंटल सर्विस लाइक लिक्विड फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए लगभग 3,607 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे 2018 से 2025 के बीच में। किसके लिए? मशीनरी जैसे कि हैप्पी सीडर, सुपर सीडर जैसी मशीनरीज को उपलब्ध करवाने के लिए, और साथ में स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। तो ये एक प्रकार से मैकेनाइजेशन का मॉडल है जो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार से इसको विस्तृत किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। अब बारी आती है जी आपका विदेशों के साथ हम कंपेयर करें, यानी कि जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यूएसए के अंदर आपका मैकेनाइजेशन परसेंटेज 95% है, जापान के अंदर 95% है, जर्मनी के अंदर भी मोर देन 95% है, साउथ कोरिया में भी 95% ज्यादा है, चाइना के अंदर 57% है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर 47 से 50 और लगभग 47% ही है, 45% ही है। इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो आज भी हमारे पास बहुत सारे ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग इनको अगर सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर हम लोग जीपीएस गाइडेड फार्मिंग को यूज कर सकते हैं, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ में प्रोडक्टिविटी और आपकी जो यहाँ पर क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑटोनोमस ट्रैक्टर जैसे कि ड्राइवरलेस आपके ऑपरेशंस या फिर स्मार्ट नेविगेशन के माध्यम से एआई और मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं, जो कि आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, प्रोडक्टिव फार्मिंग, IoT और स्मार्ट सेंसर, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्मार्ट इरिगेशन, एग्रीकल्चर ड्रोन, स्प्रेइंग, क्रॉप मॉनिटरिंग या मैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रोबोटिक्स, हार्वेस्टिंग, वीडिंग और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे कि लो एमिशन, रिड्यूसिंग आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये यहाँ पर आने वाले समय के लिए ट्रेंडिंग आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इनको हमें चुनौती के रूप में ना देखकर एक प्रकार से इनको हमें आपका ये कह सकते हो कि हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखना चाहिए, है ना। एक भविष्य के अंदर हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं इनको ध्यान में रखकर हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो देखो फार्म मैकेनाइजेशन का डेफिनेटली हमारे देश के अंदर आज भी डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर हम 19
1947 की बात करते हैं या फिर हरित क्रांति की भी बात करते हैं, तो तब से हम लोगों ने काफी अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है। अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको आपका और ज्यादा जागरूक किया जा सकता है, लेकिन सही तरीके से आपकी नीति और नियत के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आपके क्षेत्र में मैकेनाइजेशन परसेंटेज कैसा है और किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर इस प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाले सेशंस के अंदर और बेहतर तरीके से आपके लिए सेशंस को लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे कि पंजाब एडीओ, हरियाणा एडीओ या फिर आपका एएफओ एडीओ नाबार्ड, तो उनके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो इसी प्रकार के सेशंस के लिए फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।